हेलो गाइस, वेलकम टू आस्था स्टडी बी। आज हम पढ़ेंगे BCHET 149 का ब्लॉक नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हाय गाइस, तो आज हम नेक्स्ट अपना कंटिन्यू करते हैं ब्लॉक 2 ऑफ BCHET 149 मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। हमने पिछले वीडियो में ब्लॉक 2 पढ़ा था और उससे पिछली वीडियो में हमने ब्लॉक 1 पढ़ा था। तो अब हम अपना कंटिन्यू करते थर्ड वीडियो में ब्लॉक 2 आगे का पढ़ेंगे और आज ब्लॉक 2 ख़त्म कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट यूनिट 6 प्रोटीन्स से। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले फटाफट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे, किस बेसिस पे होता है वो पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे प्रोटीन की, ये सारी होती हैं। स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे उसके, प्रोटीन्स के कैसे होते हैं, जैसे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शरी होता है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। सारे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और फिर कुछ उसके बायोलॉजिकल फंक्शंस वगैरह पढ़ेंगे। तो देन आगे चलते हैं हम और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स आर मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स इन द ह्यूमन बॉडी एंड मेक अप 75% ड्राई वेट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो टर्म प्रोटीन ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटियोज। प्रोटियोज ग्रीक में ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है ना। तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये याद रखना कि ग्रीक वर्ड प्रोटियोज से निकला है, जिसका मीनिंग है ऑफ फर्स्ट इम्पोर्टेंस। ठीक है, और ये किसने टर्म किया था? ये टर्म किया था जीटी मल्डर ने। जीटी मल्डर ने टर्म किया था, जो डच केमिस्ट थे। ठीक है, उसके बाद फिर चलते हैं। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर बॉडी आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स लाइक स्किन, बोन, टेंडन, मसल, टूथ, नेल। तो ये सब चीज़ें, जैसे आपकी स्किन है, आपकी बोन है, आपकी मसल्स, टेंडन्स भी सब चीज़ों में आते हैं। फिर टूथ, टीथ जो है आपके नेल्स, नाखून जो हैं, वो सब किससे? प्रोटीन से बने हुए हैं। अलग अलग तरह के प्रोटीन होते हैं, हम उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। प्रोटीन कैसे कैसे काम करते हैं? प्रोटीन हॉर्मोन्स की तरह भी वर्क कर सकते हैं, एंजाइम्स की तरह वर्क कर सकते हैं, स्टोरेज प्रोटीन्स की तरह वर्क कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की तरह वर्क कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की तरह वर्क कर सकते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स की तरह वर्क कर सकते हैं। इम्प्रॉपर प्रोटीन जो होते हैं फंक्शन कैसे करते हैं? वो मैनी डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे कि लैक्टोसूरिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। तो अगर आपके अंदर इम्प्रॉपर प्रोटीन है, अच्छे से प्रोटीन नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी तरह की डिजीजेस हो सकती हैं, और भी बहुत सारी डिजीजेस हैं। तो आगे चलते हैं हम और पढ़ते हैं कि जो प्रोटीन्स होते हैं नेचुरली अकरिंग पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है उनका 5000 से ज़्यादा होता है जनरली, उनको हम प्रोटीन्स कहते हैं। तो प्रोटीन्स जो होते हैं 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड से बने होते हैं, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इनकी पूरी। तो प्रोटीन्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड से बने होते हैं पूरे, ऐसे बन के अमीनो एसिड से बने होते हैं, ये पूरे प्रोटीन कहलाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं और पढ़ते हैं हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स किस बेसिस पे करते हैं? सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, शेप और स्ट्रक्चर की बेसिस पे, केमिकल कॉम्पोजिशन की बेसिस पे और बायोलॉजिकल फंक्शन के बेसिस पे। तो बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी हम कैसे उसे क्लासीफाई करेंगे? सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं सॉल्युबल अगर वो वाटर में है या सॉल्ट सॉल्यूशन में है, जैसे कि एल्ब्यूमिन। ठीक है, अगर वो सॉल्युबल है सॉल्ट सॉल्यूशन में और स्पैरिंगली सॉल्युबल वाटर में। स्पैरिंगली मतलब थोड़ा सा ही सॉल्युबल है वाटर में, तो उसको ग्लोब्यूलिन कहते हैं, जैसे कि एग्जांपल उसको ग्लोब्यूलिन हो गया। फिर सॉल्युबल अगर 70 to 80% एथेनॉल में सॉल्युबल है, तो वो किस में रिच है? प्रोलीन अमीनो एसिड में रिच है, जैसे कि प्रोटामीन्स एग्जाम्पल। ठीक है, फिर अगर न्यूक्लियोप्रोटीन्स सॉल्युबल जो होते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन में, वो होते हैं हिस्टोन्स। हिस्टोन्स हमारे उसमें भी डीएनए में भी तो होते हैं, एसोसिएटेड ने पढ़ा था पहले, है ना। तो आगे चलते हैं बेस्ड ऑन शेप के बेसिस पे कैसे? फाइब्रस प्रोटीन्स जो होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स के बेसिस पे होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स और लॉन्ग थिन फिलामेंट्स होती हैं, जो कि आप इधर देख सकते हो। ये है फाइब्रस वाला, फाइब्रस प्रोटीन्स हैं। और ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। ये कौन सा है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। ठीक है, तो ये सब इन दोनों के बेसिस पे भी होता है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? ये स्फेरिकल ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्फेरिकल ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर सा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्फेरोप्रोटीन्स या फिर कॉर्पस्कुलर कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर हम देखते हैं कि बी टर्न्स क्या होते हैं, बीटा टर्न्स क्या होते हैं, बीटा टर्न्स। जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, तो पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है? फोल्ड बैक हो जाती है। ऐसे देखो, मैं दिखाती हूँ आपको। ये जैसे एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये फोल्ड बैक हो गई ऐसे, ये घूम गई पीछे को, फोल्ड बैक हो गई। ठीक है, रिजल्टिंग इन चेंज इन 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का चेंज आ गया, 180 डिग्री का
180 डिग्री का चेंज आ गया, ठीक है, डायरेक्शन में, तो उसको हम बीटा टर्न कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हम बीटा टर्न कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं बेस्ड ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन। तो केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे कैसे होते हैं? सिंपल प्रोटीन्स होते हैं जिसको होमोप्रोटीन्स भी कहते हैं, कॉन्जुगेटेड जिनको हेट्रोप्रोटीन्स भी कहते हैं, और डिराइव प्रोटीन्स होते हैं कुछ, ठीक है। तो सिंपल प्रोटीन्स क्या होते हैं? होमोप्रोटीन्स जो ओनली अमीनो एसिड से बने होते हैं, उनके पास कोई नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं होता है, जैसे कि प्लाज्मा एल्ब्यूमिन्स होते हैं। प्लाज्मा जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है ब्लड के साथ, तो प्लाज्मा जो उसके अंदर एल्ब्यूमिन्स होते हैं वो, ठीक है। फिर कोलाजन, प्रोटामिन्स, प्रोलामिन्स, कैरेटिन्स, ये सब क्या होते हैं? ये सिंपल प्रोटीन्स हैं। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे अमीनो एसिड प्रेजेंट है, इनके अंदर कोई नॉन प्रोटीन, बिना प्रोटीन वाला पार्ट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की बात करते हैं जिनको हम हेट्रोप्रोटीन्स भी कहते हैं। उनके अंदर क्या होता है? जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉन प्रोटीन पार्ट या ग्रुप भी होता है उनके अंदर, जो कि, और जो प्रोटीन पार्ट होता है वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं जिनको एपोप्रोटीन्स कहते हैं, और नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है उनको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो एंटायर मॉलिक्यूल को हम हैलो प्रोटीन कहते हैं। तो हैलो प्रोटीन क्या हो गया? हैलो प्रोटीन क्या हो गया? हैलो प्रोटीन इज प्रोस्थेटिक ग्रुप प्लस एपोप्रोटीन, ठीक है। देन आगे चलते हैं हम और डिराइव प्रोटीन्स की बात करते हैं। ये डिराइव होते हैं किसके? डिफरेंट एक्शन जो केमिकल और फिजिकल एजेंट्स की वजह से, जैसे कि हीट, एसिड, एल्कली, एंजाइम, इनकी वजह से नेटिव प्रोटीन पे जो हो जाते हैं। फिर जो नेटिव प्रोटीन होता है ना, जो पहले से हमारे पास प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर हमने हीट डाला या एसिड से कुछ रिएक्शन किया, अल्कली मतलब बेस से कुछ रिएक्शन किया, एंजाइम डाला कोई, तो हमारे पास उससे ना कोई एक हमारे पास प्रोटीन आ जाता है जिसको हम डिराइव प्रोटीन कहते हैं। तो वही होता है डिराइव प्रोटीन। ये दो तरह के होते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी डिराइव टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी टाइप जो होते हैं वो प्रोटीन जो होता है डीनेचर हो जाता है विदाउट गेटिंग हाइड्रोलाइज, और सेकेंडरी टाइप जो होता है प्रोग्रेसिव, उसके अंदर हाइड्रोलिसिस होती है, और चाहे वो एंजाइम से हो, अल्कली से हो या एसिड से हो। उसके बाद फिर हम चलते हैं बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल फंक्शंस क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, एंजाइम्स, रेगुलेटरी प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, स्टोरेज प्रोटीन्स, प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव प्रोटीन्स। तो ये सब जो है ये इसके टाइप्स हैं, और समझा देती हूँ फटाफट से। जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, सेंट्रल रोल होता है मैकेनिकल सपोर्ट और स्टेबलाइजेशन में स्ट्रक्चर्स का, जैसे कि अल्फा कैरेटिन्स, मायोसिन, कोलाजन, इलास्टिन, ये सब। तो स्ट्रक्चर वो देते हैं आपको, स्टेबलाइज करते हैं, स्ट्रक्चरल मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, सपोर्ट देते हैं। देन एंजाइम्स की बात करते हैं, इनको बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं एंजाइम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। तो आप इसके बारे में आगे भी पढ़ोगे कि ये क्या होते हैं। उसके अलावा फिर रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो होते हैं वो, उनके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको TSH भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये सब प्रोटीन्स होते हैं जो कुछ ना कुछ रेगुलेट करते हैं, कुछ ना कुछ फंक्शन रेगुलेट करते हैं आपकी बॉडी में। और आगे फिर चलते हैं तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, स्टोरेज प्रोटीन्स और प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स या डिफेंसिव प्रोटीन्स की बात करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं क्लासिफाइड एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक स्मॉल मॉलिक्यूल्स ब्लड स्ट्रीम या एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स में अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स, ठीक है, इनसाइड द सेल एंड फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर, ठीक है। तो जैसे कि हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है। ट्रांसफेरिन क्या कहता है? कैरी करता है आयरन कैरी करता है ब्लड में। फिर आगे चलते हैं स्टोरेज प्रोटीन, मतलब ये स्टोर करते हैं, इनका काम क्या है? स्टोर करना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को स्टोर करना। जैसे कि लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है, हमारे फेरेटिन स्टोर हो जाता है। उसके बाद फिर मायोग्लोबिन जो स्टोर करता है ऑक्सीजन, स्टोर करता है स्केलेटल मसल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं प्रोटेक्टिव या डिफेंसिव प्रोटीन, मतलब इनका फंक्शन ये वही हुआ ना। तो एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबिन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स दैट रिकॉग्नाइज एंटीजेंस एक्सप्रेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया एंड अदर इन्फेक्टिव एजेंट्स। दस दीज प्रोटीन्स डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो ये इन्फेक्शन से, मतलब ये एक तरह के इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीजेंस को, और फिर वो बताते हैं कि हाँ भाई कोई इन्फेक्शन हो रहा है, और वो प्रोटेक्ट करते हैं, ये प्रोटीन्स प्रोटेक्ट करते हैं आपको बाहरी एनवायरनमेंट से, ठीक है। फिर आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन्स पढ़ते हैं। प्रोटीन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो प्रोटीन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं वो देख लेते हैं। कि देखो, आप कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो ना, उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उसको डिफाइन करती हैं, उस चीज़ को डिफाइन करती है। तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कैसा होता है? उसका मॉलिक्यूलर वेट कुछ इसके बीच में होता है, ये उसके अमीनो एसिड्स का नंबर है, उसका मॉलिक्यूलर वेट कुछ इतना होता है जिसको हम कहते हैं 220 kDa, ठीक है। इतने तक होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है? 5 kDa to 220 kDa तक होता है मॉलिक्यूलर वेट, और जितने उसके अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं वो आप याद कर सकते हो ये नंबर, ठीक है।
तो इसके अंदर KDA का मतलब क्या, अगर किसी को पता नहीं तो मैं बता देती हूँ। K मतलब किलो एंड DA मीन्स डाल्टन, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मतलब किलो डाल्टन, ठीक है। देन आगे चलते हैं हम और पढ़ते हैं इसका सेकंड, जो इसका सेकंड हमारा प्रॉपर्टी है प्रोटीन का, वो है एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। एम्फोटेरिक का मतलब तो यही होता है। तो इसका मतलब प्रोटीन्स जो है वो क्या आयनाइज कर सकते हैं, माइनस चार्ज भी आयनाइज कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं, और प्लस चार्ज भी ग्रुप जो है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि वो अमीनो एसिड से बने हुए हैं। तो मतलब इनकी ज्विटर आयन फॉर्मेशन होती है, ज्विटर आयन फॉर्मेशन इनमें होती है, हाँ होती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी जो होती है प्रोटीन्स की, वो किस पे डिपेंडेंट होती है, अमीनो एसिड रेसिड्यूज पे प्रेजेंट होती है। तो कैसा अमीनो एसिड का रेसिड्यू है उसके हिसाब से सॉल्युबिलिटी होती है, जो कि प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे प्रोटीन्स के, ठीक है, ताकि वो इंटरेक्ट कर सके सॉल्वेंट्स के साथ। अब वो डिपेंड करता है वो पोलर हैं कि कैसे हैं, चार्ज हैं कि नहीं है, ठीक है, इस सब पे उनकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। देन आगे चलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन का मतलब जैसे कि कुछ रिएक्शन जो होते हैं प्रेसिपिटेट करते हैं, प्रोटीन को बाहर प्रेसिपिटेट करते हैं, उनको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो क्या होता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं ना, वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। एंड प्रोटीन्स कैन बी प्रेसिपिटेटेड आउट फ्रॉम इट सॉल्यूशन बाय अ वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस। तो हम उनको प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट आउट कर सकते हैं उस सॉल्यूशन से, उस कोलाइडल सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट आउट कर सकते हैं हम प्रोटीन्स को कुछ ना कुछ चीज़ें डाल के, ठीक है। तो ये होता है प्रेसिपिटेशन। देन आगे चलते हैं, डीनेचरेशन पढ़ते हैं। डीनेचरेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को डीनेचर कर देना, मतलब उसके नेचर को ना खराब या कम या बंद कर देना। जैसे कि डीनेचरेशन रेफर्स टू द अनफोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, जैसे डिसरप्शन और चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये बहुत अच्छा डेफिनेशन है, याद रखना। द प्रोसेस ऑफ डीनेचरेशन डज नॉट change the primary structure of proteins, that is the amino acid sequence remains the same. Denature occurs due to break in the hydrogen and disulfide bonds proteins and leads to an increase in ionizable groups. तो डीनेचरेशन होता कैसे है, जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है हटा देते हैं, या डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है हम उन्हें कट कर देते हैं प्रोटीन्स के अंदर, और वो आयनाइजेबल ग्रुप्स के अंदर हो जाता है माइनस से प्लस वाले में, तो उसको हम डीनेचरेशन कहते हैं। इसका जो उल्टा होता है उसको हम रीनेचरेशन कहते हैं, कि मतलब रीनेचर हो गया, ठीक है। देन आगे चलते हैं, कलर रिएक्शंस जो होते हैं। कलर रिएक्शंस का मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ जैसे कि हमने कोई टेस्ट किया, जैसे ब्यूरेट टेस्ट किया, तो हमें पता है उसके अंदर जो कलर आया उसकी वजह से हम बता सकते हैं कि अच्छा इसके अंदर ये वाला प्रोटीन प्रेजेंट है, या इसके अंदर ये वाला अमीनो एसिड प्रेजेंट है। तो उसके हिसाब से पूरा ये दे रखा है। आपको ये सारे याद करने की जरूरत नहीं है, कोई 2 याद करो। मैं आपको बोल देती हूँ, ब्यूरेट और निनहाइड्रन का याद कर लो, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी आपको याद हो जाएगा, बाकी सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है इस टेबल में, ठीक है। देन आगे चलते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। इसके अंदर हम पढ़ेंगे, एक तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, ऐसे लिखते हैं, देखो प्राइमरी को ऐसे लिखते हैं 1 के ऊपर ऐसे डिग्री, तो सेकेंडरी को कैसे लिखेंगे 2 के ऊपर डिग्री, 3 को ऐसे, क्वाटनरी को ऐसे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम उसके 4 स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वाटनरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो कैसे होते हैं और कैसे दिखते हैं। तो ये भी आपको आ सकता है बनाने के लिए, और लिखने के लिए भी आपको आ सकता है 5 मार्क में या 10 मार्क में, नोट या फिर शॉर्ट नोट के फॉर्म में। तो आगे चलते हैं कि इसके अंदर अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर देखें तो वो एक लीनियर फॉर्म में होता है, ऐसे प्राइमरी स्ट्रक्चर पूरे एक लीनियर फॉर्म में होता है, जिसके अंदर जो होता है एक एन टर्मिनल होता है और एक सी टर्मिनल होता है। एक एन टर्मिनल होता है, एक सी टर्मिनल होता है, मतलब कि कोई एक जगह पे जो होता है हमारा एन टर्मिनल होता है, एक जगह पे सी टर्मिनल होता है। वो हम आगे देखेंगे कहाँ क्या होता है। देन आगे चलते हैं, तो ये देखो, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन दे रखा है आपको। देखो ये पूरा एक सिंगल ऐसे बना हुआ है ना, इसके अंदर कोई भी फोल्डिंग नहीं है, कोई भी फोल्डिंग मतलब ऐसे कुचड़ू मुचड़ू करके नहीं है, कोई भी फोल्डिंग नहीं है, सीधा सीधा लीनियर है, ठीक है। देन आगे चलते हैं, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब हम देखते हैं पेप्टाइड बॉन्ड और प्रोटीन फोल्डिंग। पेप्टाइड बॉन्ड और प्रोटीन फोल्डिंग का मतलब है कि वो आपको बता रहे हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड्स जो होते हैं और उसके अंदर प्रोटीन फोल्डिंग कैसी होती है। प्रोटीन फोल्डिंग होती है तभी हमारे सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना। तो प्रोटीन फोल्डिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसके अंदर क्या दे रखा है आपको, तो ट्विस्टिंग ऑफ पेप्टाइड प्लेन। पेप्टाइड प्लेन को हमने ट्विस्ट कर दिया, किस उसके अराउंड ट्विस्ट कर सकते हैं, सी अल्फा एन के अराउंड, सी अल्फा सी बॉन्ड के अराउंड ट्विस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें किसने दी थी, ये चीज़ें हमें ना रामाचंद्रन प्लॉट के उससे पता चली थी, रामाचंद्रन
सर थे ना जो साइंटिस्ट थे, उनके प्लॉट से उन्होंने एक प्लॉट जनरेट किया था, उन्होंने प्लॉट बनाया था, उससे हमें ये चीज़ें पता चली थी। देन आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या दे रखा है। तो इसके अंदर दे रखा है, ये लाइन पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है। द एंगल्स फाई एंड eta indicate the rotational movement of the peptide planes around N C alpha and C alpha C bond respectively when the chain is fully extended। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो होती हैं उनको कंसिडर किया जाता है किसके इक्वल, 180 डिग्री के इक्वल कंसिडर किया जाता है। देन आगे चलते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की बात करते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कौन सी होती हैं? तो द अदर टाइप ऑफ कोवलेंट इंट्रैक्शन, ये कोवलेंट इंट्रैक्शन होती है जो कि इन्वॉल्व होती है स्टेबलाइजिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर में, इसको डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। ये बॉन्ड या ब्रिजेस होते हैं जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन स्टेबलाइजिंग हायर ऑर्डर प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। तो दिस बॉन्ड में कनेक्ट टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स थ्रू सिस्टीन रेजिड्यूज। तो सिस्टीन रेजिड्यूज के थ्रू हम दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि इधर देखो, आपको डायग्राम में समझा देते हैं। ये सिस्टीन रेजिड्यूज जो होता है ये होल्ड करता है पॉलीपेप्टाइड चेन को। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये डाइसल्फाइड ब्रिज है। तो ये हो गया सिस्टीन रेजिड्यू हो गया एक, और ये दूसरा, ये दोनों मिला के डाइसल्फाइड ब्रिज हो गया। और ये दोनों होल्ड करते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स को, होल्ड करते हैं। ठीक है, देन आगे चलते हैं। तो हम देते हैं कि जो ये है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है दो सिस्टीन रेजिड्यूज से प्रोटीन मॉलिक्यूल बना है। तो आपको ये पूरा बता रखा है कि कैसे बना, कि SH और HS के अंदर जब हमने ऐड किया और फिर उसमें ऑक्सीडेशन किया तो डाइसल्फाइड बन गया। उसके अंदर रिडक्शन करेंगे तो वापस हमारे पास वही आ जाएगा, SH वाले बॉन्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। कुछ वीक नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शंस होती हैं प्रोटीन फोल्डिंग में। प्रोटीन फोल्डिंग में कौन सी इंट्रैक्शंस हम यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, वांडर वाल्स फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड्स और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स यूज़ करते हैं। ये सब याद रखना है। देन आगे चलते हैं, तो हम देखते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स होते हैं जिनको हम आयनिक बॉन्ड्स या सॉल्ट ब्रिजेस भी कहते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको। ठीक है, उसके बाद फिर वांडर वाल जो फोर्सेस होते हैं, डिस्पर्शन फोर्सेस भी बोलते हैं हम उनको। तो ये सब यूज़ होती है प्रोटीन फोल्डिंग वगैरह में, तो आपको ये याद कर लेना है। उसके बाद फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने देखा ही होगा जब आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, या थोड़ा बहुत हमने कभी पूरे साइंस में भी कभी देखा होगा अपने लोअर क्लासेस में या किसी उसमें, कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग H और OH के बीच में आप यूजुअली देखते हो ना, तो उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। कि जब आप हाइड्रोजन के साथ कुछ बॉन्डिंग लगा रहे हो तो उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होता है बिटवीन हाइड्रोजन एटम बाउंड कोवेलेंटली टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक O, N या S के साथ, या फिर एक सेकेंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन क्या होते हैं। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन क्या होते हैं वो पढ़ लेते हैं। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन मीन्स कि कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टेबलाइजिंग प्रोटीन्स, कि कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं स्टेबलाइजिंग प्रोटीन्स। हाइड्रोफोबिक मीन्स कि रिपेलिंग और नॉट इंटरेक्टिंग विद वाटर, क्योंकि हाइड्रो का मतलब होता है वाटर एंड फोबिक का मतलब होता है डरना, ये रिपेल करना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? रिपेलिंग और नॉट इंटरेक्टिंग विद वाटर। ये ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं जो कि इंटरेक्ट नहीं करती हैं वाटर के साथ। ठीक है, तो मतलब वो औरों के साथ इंटरेक्ट करेंगी। देन आगे चलते हैं, तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो होती हैं वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इन मेंटेनिंग द फोल्डेड प्रोटीन स्ट्रक्चर्स एंड ऑल्दो नो ट्रू बॉन्ड्स एग्जिस्ट इन दिस। मतलब ट्रू बॉन्ड्स जो होते हैं ना एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती हैं चीज़ें, बट प्रोटीन फोल्डिंग में जो है वो मेंटेन करती हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर को ही ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो हमारा था हमने उसी को अगर थोड़ा फोल्ड कर दिया तो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे कि अगर हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि पॉलिंग और कोरे ने जो एक्सरे डिफ्रैक्शन किया था, स्टडीज़ की थी उस पर, तो उसने प्रोटीन फोल्डिंग बताई थी जिससे हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिले थे, जो कि बेसिकली स्पेसिफिक ज्योमेट्री अरेंजमेंट होता है अमीनो एसिड्स का, जो कि रिजल्ट करता है अमाइड लिंकेजेस पे, जो कि एक दूसरे को कनेक्टेड होते पॉलीपेप्टाइड चेन से एक प्रोटीन में। ठीक है, देन आगे चलते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? पॉलीपेप्टाइड मतलब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर उसमें होता है, तो उसमें दो आते हैं। एक होता है अल्फा हेलिक्स होता है स्ट्रक्चर, और एक होता है बीटा प्लीटेड
शीट होती है, ठीक है। देन आगे बात करते हैं तो हम लेते हैं कि जो अल्फा हेलिक्स होता है वो कैसा दिखता है। तो हम देख लेते हैं अल्फा हेलिक्स ऐसा दिखता है कुछ। ये सारे अल्फा हेलिक्स के हैं। अगर आपको सिंपल डायग्राम बनाना हो तो आप ये वाला बना सकते हो, अल्फा हेलिक्स का डायग्राम वहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको अच्छे से देख लेते हैं कि अल्फा हेलिक्स का डायग्राम होता कैसा है। हेलिक्स मतलब कि ऐसे जो राउंड राउंड, आपने स्प्रिंग देखा है ना, स्प्रिंग देखा होगा कभी, तो वो ऐसा ऐसा होता है ना, इसको हम हेलिक्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? हेलिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये कॉइल किसका है? ये कॉइल किसका है? ये अल्फा हेलिक्स का कॉइल है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या है? इसके ऊपर यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे CN बॉन्ड है, प्लेनर पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी, ठीक है। फिर OH बॉन्डिंग है यहाँ पे, फिर से यहाँ पे जो NC बॉन्ड है हमारी, फिर OH बॉन्डिंग है। तो ये OH बॉन्ड क्या है? ये हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और ये NC बॉन्ड क्या है? हमारी प्लेनर पेप्टाइड बॉन्ड है। उसके बाद फिर ऊपर जो है NH2 ग्रुप लगा है, ठीक है। और यहाँ पे COOH ग्रुप लगा है। तो NH2 ग्रुप हमारा कौन सा ग्रुप हुआ? बेसिक ग्रुप, हमने पढ़ा था, याद है। और COOH ग्रुप कौन सा हमारा हुआ? तो ये हमारा दूसरा वाला ग्रुप हुआ। उसके बाद फिर आगे चलते हैं तो हम लेते हैं कि जो पिच होती है हेलिक्स की, पिच होती है हेलिक्स की, वो याद रख लो कि डिस्टेंस होता है बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्न्स विच इज़ 540 pm और 0.54 nm, ठीक है। उसके बाद फिर बात करते हैं तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इम्पोर्टेंट फटाफट से देख लेंगे। तो बेंट को क्या कहते हैं? ये जो थोड़ा थोड़ा बेंट होता है इसको हम कहते हैं किंक, किंक कहते हैं, ठीक है। देन आगे चलते हैं तो बीटा प्लेटेड शीट्स पे आते हैं, जो इसी का पार्ट होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का बीटा प्लेटेड शीट्स पे हम देखते हैं। बीटा प्लेटेड शीट्स क्या होती हैं? ये ऐसी दिखती हैं कुछ, ठीक है। तो ये अल्फा हेलिक्स से काफ़ी अलग है ना। हमने देखा कि एक शीट की तरह आपको दिख रही होंगी जो प्लीटेड है, एक तरह से प्लीटेड, मतलब जैसे वो देखते हो ना लड़कियां चोटियां बांधती हैं ऐसे, तो वो क्या होता है? वो प्लीटेड, उसको प्लीट्स बोलते हैं, प्लीटेड होता है। ऐसे ही देखो इसका भी स्ट्रक्चर ऐसी ही है, प्लीटेड, इसलिए इसको कहा गया प्लीटेड। और ये शीट की फॉर्म में आपको दिख रहा है ऐसे, तो ये क्या हो गया? प्लीटेड शीट्स। और ये बीटा उसमें फॉर्म में होती है, इसलिए इसको बीटा प्लेटेड शीट्स कहते हैं। तो बीटा प्लेटेड शीट्स हैव पैरेलल और एंटी पैरेलल अरेंजमेंट होती है प्रोटीन चेन्स की। इन द पैरेलल बीटा शीट द पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम अमीनो टू कार्बोक्सिल टर्मिनल्स, वेयर एज इन एंटी पैरेलल इट्स जस्ट द ऑपोजिट, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं हम नेक्स्ट अपने पेज पे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फटाफट से देख लेते हैं। तो ये एक बार स्ट्रक्चर देख लो यहाँ पे। तो ये जो है रैंडम कॉइल है प्रोटीन मॉलिक्यूल का, कोई भी हमने रैंडम कॉइलिंग कर दी, ठीक है। यहाँ पे हमारा अल्फा हेलिक्स है, ये हमारी बीटा शीट प्लीटिंग है, और ये हमारी SS डाइसल्फाइड लिंकेज है, ये रैंडम कॉइल है हमारी, ठीक है। देन ये वाला जरा देखो तो इसके अंदर क्या है? ये अल्फा हेलिक्स है, ये बीटा शीटेड है, ये CO- है, NH3+ है। देन आगे चलते हैं और नेक्स्ट टर्शरी स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं फटाफट से। टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है? टर्शरी स्ट्रक्चर वो होता है जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के भी एकदम बाद आया, और वो बिल्कुल उसके अंदर ना बहुत अच्छे से फोल्डिंग होती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर स्ट्रक्चर्स में जो हम बोलते हैं कि टिपिकल स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं कि 3 डायमेंशनल होते हैं, और इसके अंदर 2 टिपिकल प्रोटीन्स हम पढ़ते हैं, मायोग्लोबिन और एडिनालाइट काइनेज। मायोग्लोबिन आप हमेशा पढ़ोगे, मायोग्लोबिन आपने बहुत बार बायोलॉजी में भी देखा होगा। तो आगे चलते हैं, मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ये देख लो, ठीक है। कैसे? ये देखो स्ट्रक्चर को ना बिल्कुल खरोच मरोच के रख रखा है कि आपने एक कॉइल ले ली, ठीक है। ये मान लो ये क्या है? ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। फिर मैंने इसको थोड़ा ना ऐसे और किया, ये क्या बन गया हमारा? थोड़ा मान लो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया। फिर मैंने इसको थोड़ा सा और ना ऐसे कर दिया, तो ये हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। देख रहे हैं ऐसा ही तो कर रखा है। देन आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और अपना ना क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पे चलते हैं फटाफट से। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर वो होता है जो एकदम 3 डिग्री से भी आगे होता है, जिसके अंदर जो फोल्डिंग होती है और ज़्यादा होती है, टर्शरी स्ट्रक्चर से भी ज़्यादा होती है। तो मतलब कि उसको कितनी बार फोल्ड किया होगा आप सोच भी नहीं सकते, मतलब पूरा 360 डिग्री फोल्ड कर दिया एक तरह से। ये देखो कितनी फोल्डिंग्स है इसमें अल्फा और बीटा दोनों स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। ये होता है हीमोग्लोबिन में, ठीक है। और एक बात याद रखना कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और मायोग्लोबिन का सिर्फ और सिर्फ टर्शरी स्ट्रक्चर तक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। देन आगे चलते हैं तो हीमोग्लोबिन एज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, हीमोग्लोबिन एज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन वो क्या बोलना चाहते हैं? तो हीमोग्लोबिन आपको पता होगा, हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है, ह्यूमन ब्लड में प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो कि
आपके ब्लड को कलर देता है और कैरी करता है। क्या कैरी करता है ये? ऑक्सीजन कैरी करता है अपने साथ, आयरन कैरी करता है अपने साथ, और ये आपको प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपकी सेल्स को ऑक्सीजन मिलता है और फिर आप अच्छे से मतलब ब्रीथ कर पाते हो और सारी एक्टिविटीज़ कर पाते हो। तो हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है? एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की तरह काम कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है और क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो? मेनली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो, इसलिए वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की तरह काम कर रहा है। सिंपल। देन आगे चलते हैं हम और देखते हैं बायोलॉजिकल फंक्शंस जो होते हैं प्रोटीन्स के। प्रोटीन्स के कुछ बायोलॉजिकल फंक्शंस जैसे कि एंजाइम्स की तरह वो काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की तरह काम करते हैं, हार्मोन्स कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की तरह काम करते हैं, स्टोरेज प्रोटीन की तरह काम करते हैं, डिफेंस प्रोटीन की तरह काम करते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की तरह काम करते हैं। देन आगे चलते हैं तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स की तरह काम करते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? ये ना कैटलिस्ट होते हैं जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन में यूज होते हैं। एंजाइम्स वो चीज़ होती है जैसे कि मैंने कुछ एक रिएक्शन किया, मैंने उसके अंदर एक एंजाइम डाल दिया। अब एंजाइम ना आपको रिएक्शन में दिखेगा नहीं, पर वो आपके रिएक्शन को ना फास्ट करा देगा, जल्दी करा देगा, ठीक है। तो वो जो है जैसे कि NADPH ऑक्सीडेज, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं जैसे कुछ अमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है। ये आपके जो मैकेनिज्म है उसको जल्दी करा देता है, उसको एफिशिएंट करा देता है, फास्ट करा देता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि हम हीमोग्लोबिन की बात कर रहे थे अभी कि वो O2 मतलब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स हमने कर लिए। देन हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं? ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो ये ना कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक सिग्नल पास करते हैं आपके दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी को, ताकि आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर सके और कुछ मैकेनिज्म्स शो कर सके, ठीक है। उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मतलब कि ये हमारे स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं जैसे कि एक्टिन और मायोसिन। देन स्टोरेज प्रोटीन जो होते हैं वो प्रोवाइड क्या करते हैं? नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में और सीडिंग में, जैसे कि लेग्यूम स्टोरेज प्रोटीन, एग वाइट एल्ब्यूमिन, ठीक है। डिफेंस प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम फॉरेन पैथोजन, जैसे कि इम्यूनोलॉजी में हम पढ़ते हैं ना कि इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, ये डिफेंस प्रोटीन्स होते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है ना इम्यूनोग्लोबिन्स। देन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो होते हैं कंस्ट्रक्ट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड गिव शेप टू द सेल लाइक साइटोस्केलेटन, ठीक है। साइटोस्केलेटन हमने क्या पढ़ा था? याद करो फर्स्ट ब्लॉक में हमने साइटोस्केलेटन क्या पढ़ा था कि वो बोन बनाते हैं, वो एक तरह से बोन होते हैं, किसके? यूकेरियोट्स के बोन होते हैं वो, ठीक है। और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं और शेप देते हैं सेल को, ठीक है। जैसे कि एक्टिन, ट्यूबुलिन, केराटिन, ठीक है। तो ये सब स्ट्रक्चर देते हैं, जैसे कि आपके नील्स में केराटिन होता है और वो सब, ठीक है। देन आगे चलते हैं, देखो समरी आ गई एंड वी आर डन विद द ब्लॉक एंड आपको नेक्स्ट ब्लॉक में मिलते हैं, ब्लॉक नंबर 3 में। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइस। थैंक यू, बाय।